नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, 1000 BCE से 500 CE तक का समय मानव इतिहास का वो दौर था जिसे हम क्लासिकल एज कहते हैं, और यह युग वास्तव में मानव सभ्यता के थिंकिंग, गवर्नेंस, कल्चर और नॉलेज सिस्टम में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसी महान सभ्यताएं विकसित हुई जिन्होंने केवल अपने समय को ही नहीं बल्कि आने वाली हजारों वर्षों की मानव सोच को भी दिशा दी। इसी दौर में ग्रीस, रोम, पर्शिया, इंडिया और चाइना जैसी शक्तिशाली सभ्यताएं उभरी, जहां लोगों ने केवल जीने के तरीके ही नहीं सीखे बल्कि रीजन, लॉजिक, एथिक्स और जस्टिस जैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर भी गहराई से सोचना शुरू किया। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि मनुष्य अब केवल परंपराओं पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि उसने सवाल पूछना शुरू किया, व्हाई, हाउ और व्हाट इज राइट जैसे प्रश्न पहली बार समाज के केंद्र में आए। इसी क्लासिकल एज में एंशिएंट ग्रीस ने मानव इतिहास में एक विशेष और अद्वितीय स्थान बनाया। ग्रीस कोई एक विशाल एम्पायर नहीं था, बल्कि यह कई छोटे छोटे स्वतंत्र सिटी स्टेट्स का समूह था जिन्हें पोलिस कहा जाता था। हर पोलिस का अपना गवर्नमेंट सिस्टम, अपनी लॉज, अपनी मिलिट्री और अपनी अलग पहचान थी। एथेंस और स्पार्टा जैसे पोलिस के बीच राइवलरी ने यह दिखाया कि एक ही सभ्यता के भीतर अलग अलग सोच और जीवन दृष्टि कैसे कोएग्जिस्ट कर सकती है। एथेंस ने जहां डेमोक्रेसी और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को जन्म दिया, वहीं स्पार्टा ने डिसिप्लिन, मिलिट्री स्ट्रेंथ और ड्यूटी को जीवन का आधार बनाया। इसी भूमि पर सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे थिंकर्स ने फिलॉसफी को केवल विचार नहीं बल्कि जीवन जीने की कला बना दिया। एंशिएंट ग्रीस में विकसित हुए आइडियाज, चाहे वे डेमोक्रेसी हो, फिलॉसफी हो, साइंस हो या आर्ट, आज भी मॉडर्न वर्ल्ड की नींव बने हुए हैं। इसलिए क्लासिकल सिविलाइजेशंस के इस युग को समझे बिना हम न तो आधुनिक समाज को पूरी तरह समझ सकते हैं और न ही मानव इतिहास की वास्तविक गहराई को। एंशिएंट ग्रीस की सबसे अनोखी और महत्वपूर्ण विशेषता उसका पोलिस सिस्टम था, क्योंकि ग्रीस कभी भी एक यूनिफाइड नेशन नहीं था, बल्कि यह सैकड़ों छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स में बटा हुआ था जिन्हें पोलिस कहा जाता था। हर पोलिस अपने आप में एक कंप्लीट पॉलिटिकल यूनिट था, जिसमें एक सिटी, उसके आसपास का कंट्री साइड, खेत, गांव और वहां रहने वाले लोग शामिल होते थे। आज के मॉडर्न देशों की तरह कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, बल्कि हर पोलिस अपने लॉज, रूल्स और डिसीजंस खुद बनाता था। इसी कारण ग्रीक्स की लॉयल्टी किसी बड़े देश के बजाय अपनी पोलिस के प्रति होती थी, और लोग खुद को पहले एथेंस का नागरिक या स्पार्टा का नागरिक मानते थे, बाद में ग्रीक। हर पोलिस पूरी तरह सेल्फ गवर्निंग होती थी, यानी वह अपने पॉलिटिकल सिस्टम, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और सोशल ट्रेडिशंस खुद तय करती थी। इन सिटी स्टेट्स के बीच अक्सर कंपटीशन रहता था, कभी ट्रेड को लेकर, कभी ऑनर को लेकर और कई बार पावर के लिए वॉर्स भी होती थी। इसके बावजूद इन सभी पोलिस को एक चीज जोड़कर रखती थी, और वो थी उनकी कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चरल आइडेंटिटी। सभी ग्रीक्स खुद को हेलेन्स कहते थे और वे सेम गॉड्स, फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस में विश्वास रखते थे। इस शेयर्ड कल्चर ने उन्हें अलग अलग पोलिस में रहते हुए भी एक ब्रॉडर ग्रीक सिविलाइजेशन का हिस्सा बनाए रखा। हर पोलिस का गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार का हो सकता था। कुछ पोलिस में मोनार्की थी, जहां राजा शासन करता था, कुछ में ओलिगार्की थी, जहां पावर कुछ नोबल फैमिलीज के हाथ में होती थी, और कुछ में डेमोक्रेसी विकसित हुई, जहां सिटीजन्स खुद डिसीजन मेकिंग में भाग लेते थे। ये डाइवर्सिटी ग्रीक वर्ल्ड को इंटेलेक्चुअली बहुत रिच बनाती थी, क्योंकि हर पोलिस गवर्नेंस का एक नया प्रयोग था। इसी पोलिस सिस्टम के भीतर दो सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध सिटी स्टेट्स उभरी, एथेंस और स्पार्टा। एथेंस फ्रीडम, एजुकेशन और डेमोक्रेसी का प्रतीक बना, जबकि स्पार्टा डिसिप्लिन, मिलिट्री स्ट्रेंथ और ड्यूटी का आदर्श उदाहरण था। इस तरह पोलिस सिस्टम ने केवल ग्रीस की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाई, बल्कि अलग अलग जीवन दृष्टि और आइडियोलॉजीज को जन्म देकर पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की दिशा तय की। एंशिएंट ग्रीस की हिस्ट्री को समझने के लिए एथेंस और स्पार्टा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों सिटी स्टेट्स एक ही ग्रीक सिविलाइजेशन का हिस्सा होते हुए भी सोच, जीवन और आइडियोलॉजी में एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे। जहां एक तरफ एथेंस फ्रीडम, नॉलेज और क्रिएटिविटी का प्रतीक था, वहीं दूसरी तरफ स्पार्टा डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और मिलिट्री स्ट्रेंथ का सिंबल था। इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट ये दिखाता है कि पोलिस सिस्टम के अंदर कितनी विविधता और एक्सपेरिमेंटेशन मौजूद थी। एथेंस, द क्रेडल ऑफ डेमोक्रेसी।
एथेंस को दुनिया में डेमोक्रेसी का क्रेडल कहा जाता है क्योंकि यही पहली बार सिटीजन्स ने खुद गवर्नमेंट में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की। यहाँ फ्री एडल्ट मेल सिटीजन्स असेंबली में इकट्ठा होकर लॉज पर डिबेट करते थे, वोट करते थे और पॉलिसीज तय करते थे। ऑफिशियल्स को लॉट सिस्टम से चुना जाता था ताकि इक्वालिटी और फेयरनेस बनी रहे और पावर किसी एक ग्रुप के हाथ में न जाए। एथेंस में ये बिलीफ था कि एक अच्छा सिटीजन वही है जो सोच सकता है, सवाल पूछ सकता है और समाज के मुद्दों पर ओपनली बोल सकता है। एथेनियंस एजुकेशन को जीवन का सबसे बड़ा फाउंडेशन मानते थे। फिलॉसफी, लिटरेचर, मैथमेटिक्स और साइंस को केवल सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि लाइफ को समझने का साधन माना जाता था। सोक्रेटिस जैसे थिंकर्स खुलेआम सवाल पूछते थे और डिबेट को ट्रूथ तक पहुंचने का रास्ता माना जाता था। आर्ट और आर्किटेक्चर में भी एथेंस ने अनमैच्ड एक्सीलेंस दिखाए। पार्थेनॉन जैसे मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स केवल इमारतें नहीं थीं, बल्कि अथेनियन क्रिएटिविटी, बैलेंस और एस्थेटिक सेंस का प्रतीक थी। थिएटर, ड्रामा और पोएट्री को सोसाइटी का मिरर माना जाता था, जहां ह्यूमन इमोशंस और मॉरल डिलेमास को एक्सप्लोर किया जाता था। एथेंस की सबसे बड़ी ताकत उसकी फ्रीडम ऑफ थॉट थी। यहाँ लोग नए आइडियाज एक्सप्लोर कर सकते थे, गवर्नमेंट की आलोचना कर सकते थे और लॉजिक के आधार पर ट्रूथ खोज सकते थे। यही स्पिरिट आगे चलकर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स और मॉडर्न डेमोक्रेसी की फाउंडेशन बनी। स्पार्टा, द वॉरियर सोसाइटी। एथेंस के बिल्कुल विपरीत, स्पार्टा एक कंप्लीटली मिलिटरिस्टिक सोसाइटी था, जहां लाइफ का एक ही उद्देश्य था, राज्य के लिए स्ट्रॉन्ग सोल्जर बनना। स्पार्टा में इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस बहुत कम थी, सबसे ऊपर स्टेट और डिसिप्लिन को रखा जाता था। बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक हर फेज स्टेट कंट्रोल में था। स्पार्टन बॉयज को 7 साल की उम्र में फैमिली से अलग कर मिलिट्री बैरक्स में भेज दिया जाता था, जहां उन्हें पेन सहना, हंगर झेलना और बिना डर के लड़ना सिखाया जाता था। स्पार्टन सोसाइटी में ओबीडियंस सबसे बड़ा वर्च्यू था। सवाल पूछना या डिबेट करना वीकनेस माना जाता था। एजुकेशन का मतलब फिलॉसफी या आर्ट नहीं, बल्कि फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और लॉयल्टी था। इंटरेस्टिंगली, स्पार्टन विमेन को एथेंस की विमेन की तुलना में ज्यादा फ्रीडम और राइट्स मिले हुए थे, क्योंकि वे हाउस होल्ड और प्रॉपर्टी संभालती थी, जब पुरुष आर्मी में होते थे। स्पार्टा का गवर्नमेंट सिस्टम ओलिगार्की था, जिसमें 2 किंग्स, काउंसिल ऑफ एल्डर्स और लिमिटेड सिटीजन्स का कंट्रोल था। स्पार्टा की इकोनॉमी और पावर लार्जली हेलेट्स पर टिकी थी। ये एंस्लेव्ड लेबरर्स थे, जिन पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा जाता था। स्पार्टन मिलिट्री स्ट्रेंथ का एक मुख्य उद्देश्य इन्हीं हेलेट्स को दबाकर रखना भी था, ताकि रिबेलियन न हो। एथेंस और स्पार्टा केवल अलग नहीं थे, बल्कि अक्सर राइवल्स भी थे। एथेंस फ्रीडम और इंटेलेक्ट का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि स्पार्टा स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन का। यही राइवलरी ग्रीक हिस्ट्री के मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बनी और आगे चलकर ग्रीस की डेस्टिनी को भी प्रभावित किया। इस कॉन्ट्रास्ट से हमें ये सीख मिलती है कि सिविलाइजेशंस केवल वेपन से नहीं, बल्कि आइडियाज और वैल्यूज से भी आकार लेती है। एथेंस और स्पार्टा दोनों ने अपने अपने तरीके से ग्रीक सिविलाइजेशन को महान बनाया और मानव इतिहास को 2 अलग लेकिन इक्वली पावरफुल मॉडल्स दिए। एंशिएंट ग्रीस के इतिहास में पर्शियन वॉर्स केवल बैटल्स की श्रृंखला नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी ऐतिहासिक परीक्षा थी जिसमें छोटे छोटे ग्रीक सिटी स्टेट्स ने यह सिद्ध किया कि फ्रीडम और यूनिटी की शक्ति किसी भी विशाल एम्पायर को चुनौती दे सकती है। उस समय पर्शियन एम्पायर दुनिया का सबसे शक्तिशाली एम्पायर था, जिसकी सीमाएं एशिया से लेकर अफ्रीका तक फैली हुई थीं। पर्शियन किंग्स डारियस आई और बाद में ज़र्क्सीज़ आई ने ग्रीस को जीतकर अपने एम्पायर में शामिल करने की कोशिश की। उनके सामने ग्रीस के छोटे पोलस बहुत कमजोर दिखाई देते थे, लेकिन ग्रीक्स के पास एक ऐसी शक्ति थी जिसे पर्शिया समझ नहीं पाया, अपनी स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का साहस। इन युद्धों की शुरुआत बैटल ऑफ मैराथन से हुई, जहां अथेनियंस ने पर्शियन आर्मी को पराजित कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। संख्या और संसाधनों में कम होने के बावजूद ग्रीक्स ने स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन और करेज से ये दिखा दिया कि युद्ध केवल आर्मी के साइज से नहीं जीता जाता। ये विक्ट्री अथेनियंस के लिए केवल एक मिलिट्री सक्सेस नहीं थी, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास और बिलीफ की जीत थी कि वे टिरनी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद 480 BCE में बैटल ऑफ थर्मोपिली हुआ, जो ब्रेवरी और सैक्रिफाइस का अमर प्रतीक बन गया। यहाँ स्पार्टा के 300 वॉरियर्स ने पर्शियन आर्मी के सामने खड़े होकर यह दिखाया कि सच्चा साहस क्या होता है। भले ही वे अंततः पराजित हुए, लेकिन उनका बलिदान ग्रीक हिस्ट्री में लेजेंड बन गया और पूरे ग्रीस को एकजुट होने की प्रेरणा दी। अंततः निर्णायक मोड़ बैटल ऑफ सलामीस पर आया, जहां एथेंस की पावरफुल नेवी ने पर्शियन फ्लीट को समुद्र में हरा दिया।
इस नेवल विक्ट्री ने पर्शियन इन्वेजन को लगभग समाप्त कर दिया और ज़र्क्सीज को रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया। इन विक्टरीज ने यह सिद्ध कर दिया कि यूनिटी, स्ट्रैटेजी और फ्रीडम की भावना टिरनी से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। पर्शियन वॉर्स के बाद ग्रीस, विशेष रूप से एथेंस का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। एथेंस ने डीलियन लीग का नेतृत्व संभाला, जो फ्यूचर पर्शियन अटैक से ग्रीस की रक्षा के लिए बनाई गई थी। यही सफलता आगे चलकर एथेंस के गोल्डन एज की फाउंडेशन बनी, जहां डेमोक्रेसी, आर्ट, फिलॉसफी और कल्चर अपने चरम पर पहुंचे। इस प्रकार पर्शियन वॉर्स ने न केवल ग्रीस की इंडिपेंडेंस को बचाया, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के फ्यूचर को भी सुरक्षित किया। पर्शियन वॉर्स में विक्ट्री के बाद एथेंस ने अपने इतिहास का सबसे गौरवशाली और उज्जवल समय देखा, जिसे हम गोल्डन एज ऑफ एथेंस कहते हैं। यह वह काल था जब एथेंस केवल एक शक्तिशाली सिटी स्टेट नहीं रहा, बल्कि वो पूरे ग्रीक वर्ल्ड का इंटेलेक्चुअल, कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर बन गया। इस युग का नेतृत्व एक दूरदर्शी स्टेट्समैन पेरिक्लीज ने किया, जिनकी विजन ने एथेंस को ग्रेटनेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पेरिक्लीज का विश्वास था कि ट्रू पावर केवल आर्मी या वेल्थ में नहीं, बल्कि एजुकेटेड सिटीजन्स और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक वैल्यूज में होती है। इस गोल्डन एज में एथेंस ने आर्ट, लिटरेचर, साइंस और फिलॉसफी के क्षेत्र में एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोग्रेस की। यह वही समय था जब सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे महान थिंकर्स ने जीवन, मोरालिटी और ट्रूथ के गहरे प्रश्नों पर सोचना और सिखाना शुरू किया। फिलॉसफी केवल स्कॉलर्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि मार्केट प्लेसेस और पब्लिक स्पेसेस में ओपनली डिस्कस की जाने लगी। एथेंस में यह माना जाता था कि क्वेश्चनिंग और डिबेट से ही एक बेटर सोसाइटी बन सकती है। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के क्षेत्र में भी यह युग अनमैच्ड रहा। अक्रोपोलिस और उस पर स्थित पार्थेनॉन केवल धार्मिक स्ट्रक्चर्स नहीं थे, बल्कि अथेनियन प्राइड, बैलेंस और परफेक्शन के प्रतीक थे। इन इमारतों ने यह दिखाया कि ग्रीक्स ब्यूटी और लॉजिक को कैसे हार्मनी में देखते थे। थिएटर और ड्रामा ने भी सोसाइटी में गहरी भूमिका निभाई। सोफोक्लीज और यूरिपिडीज जैसे प्लेराइट्स ने अपने नाटकों के माध्यम से ह्यूमन इमोशंस, एथिक्स और मॉरल डिलेमस को सामने रखा। इस काल में अथेनियन डेमोक्रेसी अपने सबसे मैच्योर रूप में पहुंची। सिटीजन्स को पब्लिक अफेयर्स में एक्टिवली भाग लेने के लिए एनकरेज किया जाता था और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को सिविक ड्यूटी माना जाता था। लेकिन यही प्रॉस्पेरिटी और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे प्राइड में बदलने लगा। एथेंस की बढ़ती पावर और इन्फ्लुएंस से अन्य ग्रीक सिटी स्टेट्स, विशेष रूप से स्पार्टा, असहज महसूस करने लगे। इसी टेंशन ने आगे चलकर ग्रीस को इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की ओर धकेल दिया। फिर भी गोल्डन एज ऑफ एथेंस मानव इतिहास में वह काल बन गया जिसने डेमोक्रेसी, फिलॉसफी और कल्चर की ऐसी फाउंडेशंस रखी जिन पर मॉडर्न वर्ल्ड आज भी खड़ा है। पर्शियन वॉर्स के बाद जिस ग्रीस ने यूनिटी, कॉन्फिडेंस और कल्चरल ग्रेटनेस का अनुभव किया था, वही ग्रीस कुछ ही दशकों में एक लंबे और विनाशकारी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फंस गया, जिसे हम पेलोपोनेसियन वॉर कहते हैं। ये युद्ध लगभग 30 वर्षों तक चला और मुख्य रूप से एथेंस और स्पार्टा के बीच लड़ा गया। एथेंस डीलियन लीग का लीडर था, जबकि स्पार्टा पेलोपोनेसियन लीग का नेतृत्व कर रहा था। इस युद्ध का कारण केवल टेरिटरी या पावर नहीं था, बल्कि जेलसी, फियर और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का गहरा टकराव था। एथेंस की बढ़ती वेल्थ और इन्फ्लुएंस ने स्पार्टा और उसके एलाइज को असुरक्षित महसूस कराया। युद्ध के दौरान दोनों सिटी स्टेट्स की स्ट्रैटेजीज बिल्कुल अलग थीं। एथेंस अपनी स्ट्रॉन्ग नेवी के भरोसे समुद्र पर डोमिनेंस बनाना चाहता था और ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करता था, जबकि स्पार्टा की ताकत उसकी डिसिप्लिन्ड आर्मी और लैंड वॉरफेयर में थी। एथेंस ने अपने लोगों को सिटी वॉल्स के भीतर सुरक्षित रखने की स्ट्रैटेजी अपनाई, लेकिन इसी दौरान सिटी में भयानक प्लेग फैल गया, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और सोशल ऑर्डर को हिला दिया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और लीडरशिप क्राइसिस ने एथेंस को अंदर से कमजोर कर दिया। कई वर्षों तक चले इस युद्ध में कोई भी पक्ष निर्णायक विक्ट्री हासिल नहीं कर पाया, लेकिन धीरे धीरे एथेंस की स्ट्रेंथ खत्म होती चली गई। अंततः 404 BCE में स्पार्टा ने एथेंस को पूरी तरह डिफीट कर दिया। ये हार केवल एक सिटी स्टेट की पराजय नहीं थी, बल्कि पूरे ग्रीक सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का संकेत थी। इस युद्ध ने ग्रीस को इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और मॉरली कमजोर कर दिया। सिटी स्टेट्स आपस में बंट गए, ट्रस्ट खत्म हो गया और यूनिटी पूरी तरह टूट गई। पेलोपोनेसियन वॉर के बाद ग्रीस इतना कमजोर हो चुका था कि वह किसी नए राइजिंग पावर का सामना नहीं कर सका। इसी कमजोरी का लाभ उठाकर उत्तर से एक नई शक्ति उभरी, मैसेडोनिया। इस प्रकार पेलोपोनेसियन वॉर ने ग्रीक सिटी स्टेट्स के स्वर्ण युग का अंत कर दिया और इतिहास को एक नए चैप्टर की ओर मोड़ दिया, जहां ग्रीक इंडिपेंडेंस धीरे धीरे समाप्त होने लगी।
ये युद्ध हमें ये सिखाता है कि बाहरी दुश्मन से अधिक खतरनाक इंटरनल डिविजन्स होते हैं जो महान से महान सिविलाइजेशंस को भी पतन की ओर ले जा सकते हैं। पेलोपोनेसियन वॉर के बाद ग्रीस जब आपसी संघर्षों से कमजोर हो चुका था, तब उत्तर दिशा से एक नई शक्ति उभरी, मैसेडोनिया। मैसेडोनिया का शासक फिलिप II एक अत्यंत कुशल राजा और स्ट्रैटेजिस्ट था। उसने ग्रीस की कमजोरी को समझा और धीरे धीरे अधिकांश ग्रीक सिटी स्टेट्स को अपने नियंत्रण में ले लिया। फिलिप II का सपना केवल ग्रीस पर शासन करना नहीं था, बल्कि एक विशाल एम्पायर बनाना था। लेकिन ये सपना पूरा करने का अवसर उसके पुत्र को मिला, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि वो नॉलेज और इंटेलिजेंस का भी प्रतिनिधि था। उसे महान फिलोसोफर एरिस्टोटल ने शिक्षा दी थी, जिन्होंने उसके भीतर लॉजिक, क्यूरियोसिटी और ग्रीक कल्चर के प्रति गहरा सम्मान पैदा किया। अलेक्जेंडर ने ग्रीक इंटेलिजेंस को मिलिट्री जीनियस के साथ जोड़ा और बहुत कम उम्र में हिस्ट्री की सबसे रिमार्केबल मिलिट्री कैंपेन्स शुरू की। उसने पर्शियन एम्पायर को पराजित किया, इजिप्ट पर विजय प्राप्त की, मेसोपोटामिया को अपने एम्पायर में शामिल किया और आगे बढ़ते हुए इंडिया की सीमाओं तक पहुंच गया। इतनी विशाल टेरिटरी को जीतना उस समय अकल्पनीय माना जाता था। अलेक्जेंडर जहां भी गया, वो केवल तलवार लेकर नहीं गया, बल्कि अपने साथ ग्रीक आइडियाज, आर्ट, लैंग्वेज और गवर्नेंस की कॉन्सेप्ट्स भी ले गया। इसी प्रोसेस से एक नई सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, जिसे हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। ये ग्रीक और ईस्टर्न कल्चर्स का यूनिक ब्लेंड था, जहां आर्ट, साइंस, फिलॉसफी और ट्रेड ने नई दिशा पाए। अलेक्जेंडर ने 20 से अधिक सिटीज बसाई, जिनका नाम उसने अलेक्जेंड्रिया रखा। ये सिटीज लर्निंग, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के बड़े सेंटर्स बन गए, जिनमें इजिप्ट की अलेक्जेंड्रिया सबसे प्रसिद्ध हुई। हालांकि अलेक्जेंडर का एम्पायर बहुत विशाल था, लेकिन वो लंबे समय तक एकजुट नहीं रह सका। 323 BCE में केवल 32 वर्ष की आयु में अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका एम्पायर उसके जनरल्स में बांट दिया गया। फिर भी अलेक्जेंडर का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। उसने वर्ल्ड हिस्ट्री को परमानेंटली बदल दिया। ग्रीक कल्चर अब केवल ग्रीस तक सीमित नहीं रही, बल्कि एशिया और अफ्रीका तक फैल गई। इसलिए अलेक्जेंडर द ग्रेट को केवल एक कॉन्करर नहीं, बल्कि कल्चर्स को जोड़ने वाला और ह्यूमन हिस्ट्री को नई दिशा देने वाला महान व्यक्तित्व माना जाता है। एंशिएंट ग्रीस भले ही आज एक एंशिएंट सिविलाइजेशन मानी जाती है, लेकिन उसकी लेगेसी आज भी हमारी एवरीडे लाइफ में जीवित है। हम जिस तरह से सोचते हैं, शासन करते हैं, सीखते हैं और सुंदरता को समझते हैं, उसके पीछे ग्रीक आइडियाज की गहरी छाप दिखाई देती है। ग्रीस ने दुनिया को यह सिखाया कि सोसाइटी केवल फोर्स से नहीं, बल्कि आइडियाज, लॉजिक और रीजन से आगे बढ़ती है। यही कारण है कि एंशिएंट ग्रीस को वेस्टर्न सिविलाइजेशन की फाउंडेशन कहा जाता है। सबसे पहले, ग्रीस की सबसे बड़ी देन डेमोक्रेसी है। एथेंस में विकसित हुआ ये कॉन्सेप्ट आज दुनिया के कई मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स की इंस्पिरेशन बना। यह विचार कि सिटीजन्स को लॉज बनाने, लीडर्स चुनने और सरकार से सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए, ग्रीक सोच से ही निकला। आज भले ही डेमोक्रेसी का फॉर्म बदल गया हो, लेकिन उसका मूल विचार, पावर ऑफ द पीपल, सीधे ग्रीस से आया है। फिलॉसफी और एजुकेशन के क्षेत्र में ग्रीस का प्रभाव और भी गहरा है। सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल ने ट्रूथ, मोरालिटी, नॉलेज और ह्यूमन बिहेवियर पर जो प्रश्न उठाए, वे आज भी यूनिवर्सिटीज और क्लासरूम्स में पढ़ाए जाते हैं। इन थिंकर्स ने यह सिखाया कि ब्लाइंड बिलीफ से नहीं, बल्कि क्वेश्चनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग से विजडम आती है। ग्रीक आर्किटेक्चर और आर्ट ने ब्यूटी और बैलेंस की जो अंडरस्टैंडिंग दी, वो आज भी मॉडर्न बिल्डिंग्स में देखी जा सकती है। कॉलम्स, सिमेट्री और प्रोपोर्शन का उपयोग केवल डेकोरेशन नहीं था, बल्कि यह लॉजिक और हार्मनी का एक्सप्रेशन था। इसी तरह स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्सीलेंस को सेलिब्रेट करने की परंपरा भी ग्रीस से आई। ओलंपिक गेम्स की शुरुआत एंशिएंट ग्रीस में हुई थी और आज भी यह इवेंट पूरी दुनिया को यूनिटी, पीस और ह्यूमन पोटेंशियल का संदेश देता है। इस प्रकार एंशिएंट ग्रीस का लेगेसी केवल इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हमारी सोच, इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल कल्चर में आज भी जीवित है। प्रिय विद्यार्थियों, एंशिएंट ग्रीस की कहानी केवल एक पुरानी सिविलाइजेशन की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव पोटेंशियल, क्रिएटिविटी और नॉलेज की खोज की कहानी है। ग्रीस ने दुनिया को यह सिखाया कि इंसान केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि सोचने, सवाल करने और बेहतर बनने के लिए पैदा हुआ है। यही कारण है कि ग्रीक सिविलाइजेशन आज भी इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि मानव सोच के भीतर जीवित है। एथेंस ने हमें डेमोक्रेसी का विचार दिया, जहां सिटीजन को केवल शासित होने वाला नहीं, बल्कि शासन में भाग लेने वाला माना गया।
वहीं स्पार्टा ने ये दिखाया कि डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और ड्यूटी से सोसाइटी को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। ये दोनों अलग अलग रास्ते थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य था राज्य और समाज की मजबूती। ग्रीक फिलोसोफर्स ने ह्यूमन माइंड को एक नई दिशा दी। उन्होंने सिखाया कि ट्रूथ को आंख मूंदकर मानना नहीं चाहिए, बल्कि क्वेश्चनिंग, लॉजिक और रीजन के माध्यम से समझना चाहिए। इसी सोच ने एजुकेशन, साइंस और फिलॉसफी की नींव रखी। बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ग्रीक आइडियाज को सीमाओं से बाहर ले जाकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया, जिससे कल्चर्स आपस में जुड़ने लगे। हालांकि ग्रीक सिटी स्टेट्स का राजनीतिक पतन हो गया, लेकिन ग्रीस की आत्मा कभी नहीं मरी। उसके आइडियाज, आर्ट और वैल्यूज आज भी मानव सिविलाइजेशन को रोशनी दिखा रहे हैं। डेमोक्रेसी, फ्रीडम, एक्सीलेंस और क्यूरियोसिटी की जो स्पिरिट ग्रीस ने दी, वही स्पिरिट आज हर डेमोक्रेटिक नेशन और हर उस क्यूरियस माइंड में जीवित है जो ट्रूथ और ब्यूटी की तलाश करता है। इसीलिए ग्रीक सिविलाइजेशन को केवल एंशंट नहीं, बल्कि एटर्नल कहा जाता है, एक ऐसी रोशनी जो समय के साथ कभी बुझी नहीं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।